नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है सिविक्स कम। आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8th का सिविक्स का। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब इसको ऑडियो के रूप में ही सुने। इससे पहले का जो, यदि आप 6th क्लास और 7th क्लास का नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। 7th क्लास का भी ख़त्म हो गया है सिविक्स, और 6th का भी सिविक्स ख़त्म कर दिया हूँ, जो कि इस तरह सीरीज से है। मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही लेक्चर में दो चैप्टर करके मैं डाला हूँ। जैसा कि अभी भी आपका ये जो चैप्टर चलेगा तो इसमें भी आपका 2 चैप्टर को लेकर चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मेरा एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस करीबन 8 इयर्स का है। तो आई होप आप लोग को भारतीय संविधान जो आपको पढ़ना है, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे इस अध्याय में हम। देखिए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। पहले इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। ठीक, फुटबॉल से बात शुरू करेंगे। आपसे आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, कुछ बच्चों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज होता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद की बाह से न छू, हाथ से नहीं छू सकता है। अगर किसी खिलाड़ी के हाथ से छू गया तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि खेल का फुटबॉल नहीं, आदि खेलों, दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं के समाज का फलस्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इस किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या आपने यह जानने की कोशिश किया कि संविधान कैसे लिखा गया या उससे किसने लिखा? इस अध्ययन में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्ययनों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं किस देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यदि कोई देश है तो उसको संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देश के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उसके पास संविधान ज़रूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान यही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कोई समुदाय रहते हैं, उनके बीच की कई बातों समान होती है, लेकिन ज़रूरी
जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों एक दूसरे के सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देशों में रक्षा की जानी चाहिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेजी हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में विधानसभा का गठन किया गया, जबकि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति और भविष्य तय करने का मौका मिल गया। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष के उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। आज के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उसके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दे पर एक दूसरे के सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार की किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं। हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। नेपाल ने लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके थे। चलिए एक आपका बॉक्स में समझाया है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को
अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा शासन के बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीति दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2007 में नेपाल ने अंतिम संविधान बनाया और उनके मुताबिक शासन चलाया। 2006 में लोकतांत्रिक की मांग को लेकर के जाने वाले जनतांत्रिक आंदोलन किया। इस बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबरों ने बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र देश था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक के लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। वे पिछले संविधान के लिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उसमें एक आदर्श नहीं है जो वे नेपाल के लिए चाहते हैं और जिनके लिए वे लड़ रहे हैं। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलते होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथों में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात का संभावना हमेशा रहती है कि वे ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्र कथा पट में देखा जा सकता है। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते हैं। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर
जाना चाहती है। वह सुरेश को जब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल कर चली जाती है, सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगवाने वाला हूँ। लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, अनिल बोलता है, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। श्रीमती राव जैसे ही वापस आई, जब आप कक्षा के बाहर गए थे तो अनिल शोर मचा रहा था, सबको परेशान कर रहा था और उसने मेरी बात भी नहीं सुना। अब मैडम कह रही हैं, अनिल, आज तुम्हें छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। आज तुम्हें 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो वैसा ही राजतंत्र में चलता था। राजतंत्र में ऐसा ही चलता था जैसा कि आपने सुरेश जो था अनिल के बारे में बोला। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों में खंड में दिए गए हैं। क्या आपको याद है, कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित खंड में दिए गए जो वाल्मीकि ओम प्रकाश जो था, दलित जो था ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? उस अध्ययन में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। यहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम होता है। लोकतंत्र में संविधान का यह एक मुख्य महत्वपूर्ण काम होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी के दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करें। नीचे दिए गए चित्रपट में कक्षा के भीतर एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। चलिए एक और कहानी समझते हैं। इस कहानी से आप समझिएगा कि लोकतांत्रिक में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। गर्ल्स बोलती है बास्केटबॉल। अब लड़के बोलते हैं नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। नहीं, मैं क्रिकेट ही खेलेंगे। शिक्षक का इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। हा 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 हा, जीत गया, हम जीत गए। यह तो होना ही था। लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है लड़कियों की अपेक्षा। तो लड़कियां कहती है हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई भी तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। ऐसा कहानी जो था इसमें क्या चल रहा था, जैसे कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वो चाहता है कि हम जैसा चाहें वैसा हो, लेकिन अल्पसंख्यक वाले जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो हो। तो दोनों को प्रावधान के लिए एक मूल रूप से संविधान बनाया जाएगा, ऐसा सोच विचार है। ऐसा संविधान में एक बनाया जाएगा जिसके तहत अल्पसंख्यक हो या ज़्यादा संख्या में हो, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इस तरह के अस्वस्थ हालत लोकतंत्र की समाजों में भी पैदा हो सकते हैं।
जहां बहुमत वाला गुट लगाकर ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्र का कथा पट से पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों को पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर समुदायी इंग्लिश में इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। वर्चस्व किसे कहते हैं? यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के भी ऊपर हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटी उसे भी वर्चस्व ही कहते हैं। इंट्रा कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी। जब बोला जाए इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा? जिसे अंतर सामुदायिक, यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर समुदाय कहा जाता है, इंटर कम्युनिटी कहा जाता है। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक कहा जाता है, वर्चस्व कहा जाता है। अंतर सामुदायिक वर्चस्व में अंतर आपने समझ गए होंगे। इसके बाद संविधान क्यों होना चाहिए, इसको समझते हैं। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। यह बात सुनने में जरा अजीब लग रहा होगा। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। संविधान में हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्र कथापथ को देखिए। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। अब शबनम जो है, कल परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी का कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं ऐसा करती हूं तो ये दोनों अध्ययन नहीं पढ़ पाऊंगी। शबनम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? उसकी मम्मी बोलती है, शबनम बेटा तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। तो शबनम बोलती है, मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई टीवी ना देखे तो शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। ठीक, इस तरह की कहानियाँ थी। तो एक क्या कहती है एग्जाम हॉल में, अच्छा हुआ कि मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। देखिए गलत है, लेकिन शबनम का सोच गलत है, जबकि उसे दूसरे कमरे में चला जाना चाहिए था। जो कि माँ बाप से, वो पेरेंट से बोलती है कि मुझे
पढ़ना है, इसलिए टीवी आज रात मत देखो। तो इसी तरह से संविधान में हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उसे बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है, जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलित राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसीलिए हम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए, तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन होना चाहिए। इस भावना में बहकर लोगों को बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन के तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ पाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में किसी भी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों को अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। संविधान स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को पालन करना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और इसके कामकाज के नियमों को क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान किया जो 1946 में गठित की संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। संविधान सभा के इस सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कोई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न ही एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे ही भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। जिन्ना जो था वो मान नहीं रहा था, जिन्ना कह रहा था अलग पाकिस्तान चाहिए। कुछ रियासतों तक नहीं पा रही थी, जिसका उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने ऐसी ऐतिहासिक दायित्व के बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसी काल्पनिक शील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता को प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने तो दस्तावेजों तैयार किया, उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीब उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया है। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। आगे के हिस्सों में भारतीय
संविधान के कुछ मुख्य उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं का लगातार ध्यान में रखिए। जिनके इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने का उद्देश्य का पूरा करने के साथ ही इनके चिंताओं को किस तरह हल किया। कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत की एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। अब देखते हैं संघवाद, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। इसका मतलब है देश में ऐसी ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें और केंद्र स्तर पर भी सरकारें और पंचायत व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर पर भी, जिनके बारे कक्षा में 6 में पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था कक्षा 6 में सरकार कितने स्तर में काम करता है? 3 स्तर में काम करता है। सबसे पहला जो है किस स्तर पे काम करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था शासन। इसका नाम क्या दिया गया था? पंचायती राज व्यवस्था शासन। इसका नाम दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था शासन। वैसी शासन व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है, जो स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है, उसको स्थानीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी स्तर जो था वो केंद्र स्तर का था। केंद्र स्तर यानी सेंट्रल, केंद्र स्तर या राष्ट्रीय स्तर पे था। और जो तीसरा था वो राज्य स्तर पर था। तो तीनों में हम लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ा था और 7वीं की कक्षा में मैंने पढ़ा था, राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर पे सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं करती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होती है, उन्हें भी संविधान में ऐसे अपनी ताकत का अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी जो है वो देखते हैं संसदीय शासन पद्धति। पहला हम लोगों ने पढ़ा संघवाद का मतलब इसका मतलब देश में एक ज़्यादा स्तर की सरकारें का होना। संघवाद का हमने समझा
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों को चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब में शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वैश्विक नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता का वयस्कों का मताधिकार का प्रयोग करने का योग्य बना दिया जाए। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द की फर्क पर आधारित ऊंचे नीचे की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधित्व को चुनना। प्रतिनिधियों को चुनाव में देश के सभी लोग की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि हो कैसी भी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में आम और विस्तार में पढ़ेंगे। इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। हमने पढ़ा संघवाद को हमने बता दिया संघवाद क्या होता है। दूसरी था संसदीय प्रशासन पद्धति। अब तीसरी है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होती है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका में हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं, जबकि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने में काम देखते हैं। अब देखते हैं न्यायपालिका की व्यवस्था। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इन पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। भारत की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियों एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रहता है और इस तरह 3 अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य सरकार का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदली जा सकती है। लेकिन चुनावों के जरिए सरकार को बदली जा सकती है।
सरकार को बदली जा सकती है, पर राज्यों एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है, पर राज्यों एक ऐसी राजनीतिक संस्थान होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। भारतीय एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? शक्तियों का बंटवारा। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक था उसमें बताए संघवाद। संघवाद का इसका मतलब यह है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, जैसा कि आपने पहला पढ़ा था, जैसे कि आपने पढ़ा था स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, समझे, केंद्र स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर, तो इस टाइप का पढ़ा था, इस तरह का पढ़ा था। संसदीय शासन की पद्धति में पढ़े थे। सरकार के स्तरों पर प्रतिनिधित्व का चुनाव लोग खुद करते हैं, जैसा कि आपको कक्षा 7 में पढ़ाया गया था। अब जो तीसरा जो पॉइंट था, शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बारे में बताया था कि क्या न्यायपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है और कार्यपालिका क्या होता है। तो उसमें बताया था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं, हमारे निर्वाचित कौन होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करने के, शासन चलाने का काम देखते हैं, उन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। और न्याय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक के इकाई 3 में पढ़ेंगे। अब आएंगे हम लोग मौलिक अधिकार। चौथा जो है मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। मौलिक अधिकार को अंतरात्मा भी कहलाता है। मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के अधिकांश की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उनको अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्थान के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देश तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था
ताकि और सदस्य ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाएं जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानूनों और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों का मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखा। भारतीय संविधान की लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार जैसा मुख्यतः 6 प्रकार का मौलिक अधिकार माना जाता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार कानून की नज़र में से सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान हो, चाहे होटल हो, चाहे दुकान हो इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इस किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों की मजदूरी करना पर रखना अपराध है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों की पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना इच्छा का धर्म अपनाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संविधान 5वीं में जो कहा गया है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या अच्छाई सभी अल्पसंख्यक के समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है किसी राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, संविधान में मौलिक अधिकार के कुछ प्रमुख अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। हम लोगों ने हम लोगों ने अभी अधिकार के बारे में पढ़ चुका है। 4 पॉइंट हमें सीखने को मिला। पहला जो था संघवाद, दूसरा क्या था
पहली जो थी संघवाद, दूसरी जो है संसदीय शासन पद्धति, तीसरा क्या है, तीसरा मैंने बताया था शक्तियों की बंटवारा। तीसरा क्या है, शक्तियों की बंटवारा। चौथा मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार। इसके बाद पांचवा जो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हमें अगले अध्याय में और विस्तार में पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और प्रत्येक प्रतिनिधियों के जरिए सरकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाती है, जिस तरह फुटबॉल के नियमों को बदलते ही खेल बदल जाती है, उसी तरह जिन देश के संविधान में भारी बदलाव आते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाती है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं, वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई है। हमने संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में भी मुश्किल महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इस सभी पहलू के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। उपरोक्त तस्वीर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपने आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम की लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखा चित्र में तस्वीरें बनाए गए अथवा उन पर कविताएं लिखें तथा कक्षा में इन पर चर्चा कीजिए। किस लोकतांत्रिक देश की संविधान की ज़रूरत होती है? लोकतांत्रिक देश में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि समाज में लोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बन गई, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं भेदभाव बिल्कुल रहता है। जैसा कि आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान ज़रूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि देशों के पास अपने संविधान होते हैं।
वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे, वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान की कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को समृद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो सकता है। यदि देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दे पर एक दूसरे के सहमत हों। संविधान के नियमों का एक ऐसा समूह होता है, जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन था कि किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। संविधान नहीं होती है फिर भी वो लोकतांत्रिक देश हो सकता है। ऐसा न हो कि जो लोकतांत्रिक देश है उसी के लिए संविधान है। संविधान वहाँ भी हो सकता है जहाँ राजतंत्र हो, लेकिन लोकतांत्रिक देश में संविधान की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब 1990 का नेपाल संविधान भाग 7 का कार्यपालिका अनुच्छेद 35 कार्यकारी शक्तियों उनके अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश और मंत्री परिषद में निहित होगी। और दूसरी जो है 2007 में अंतिम संविधान जो है 2007 में बना था नेपाल के लिए। भाग 5 कार्यपालिका अनुच्छेद 37 जो है कार्य शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी शक्तियों मंत्रिपरिषद में निहित होगी। नेपाल के इन दोनों संविधान में कार्य शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल एक नए संविधान की जरूरत है, और क्यों? जैसे 1990 का नेपाल का संविधान था, कार्य शक्तियों नेपाल के अधिराज्य के शक्तियों का महामहिम नरेश और मंत्री में निहित होगी। लेकिन जो 2007 में बना कार्यपालिका जो दिया है मंत्री परिषद में निहित होगा। नेपाल के इन दोनों संविधान में कार्य शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत होगी। तीसरा देखते हैं, अगर निर्वाचन प्रतिनिधियों के शक्ति पर कोई अंकुश न हो तो क्या होगा। अगर निर्वाचित प्रतिनिधित्व की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता। तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश न होता तो वो भी एक तरह से तानाशाही राज करना शुरू कर देते हैं, एक तरह से राजतंत्र की तरह व्यवस्था करने लगते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है। इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचार का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक कारण बताइए। जैसा कि एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उसमें 20 पुरुष हैं, तो कहीं न कहीं भेदभाव जरूर होता था, लेकिन भेदभाव को खत्म करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। भारत को एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। मनमानापन क्या होता है। मनमानापन जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगते हैं तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हों, जहाँ फैसला का कोई अधिकार न ही हो, उसे ही मनमाना कहा जा सकता है। आदर्श
जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक उदय 19वीं सदी में हुआ। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरतें ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ। इस वर्ष के इतिहास की पाठ्यक्रम में इन आंदोलन को आप और अच्छी तरह से जानेंगे। राज्य व्यवस्था, इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था, इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। संप्रभु, इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। संप्रभु, इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। मानव व्यापार, राष्ट्रीय सीमाओं पर के आर पार विभिन्न चीज़ों की गैरकानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। राष्ट्रीय सीमा के आर पार विभिन्न चीज़ों को गैरकानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैरकानूनी खरीद फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। निरंकुशता, इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से निरंकुशता, इसका मतलब सत्ता या अधिकारों में क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है, उसे निरंकुशता कहा जाता है। जब भी पूछा जाए निरंकुशता शब्द क्या है, इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। भारत की संविधान, जैसा कि मुझे आशा है कि भारत की संविधान जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरी चैप्टर में, धर्मनिरपेक्षता की समझ। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी अध्याय 2 जो मैं स्टार्ट किया धर्मनिरपेक्षता की समझ। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा तो रूप ले सकता है, आपका यह गुस्सा 2 रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कह दें कि जहां हिंदू और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर
आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यह चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। भारतीय संदर्भ में क्या अर्थ है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव देखने की मिलती है और अत्याचार के कारण उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म की मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, न ही इस धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव को ऐसी घटना तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होता है और न ही किसी दूसरी धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाती है, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीके को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता किसे कहा जाता है? भारतीय राज्य ने धर्म और राज्यों की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की नीति अपनाई है। धर्म राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे कि पीछे चर्चा की गई कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म को सत्ता से अलग रखना है। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत धर्म वाले लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की
इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन करता है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उनके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिनके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म की अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो। इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की भी कोशिश हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसी हिंदुओं के हाथ में है, अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? चलिए समझते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य की अपने उद्देश्य को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को न दबाएं। कुछ लोग अपने धर्म के अन्य सदस्य को न दबाएं और राज्य न तो किसी खास धर्म के थोपेगा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इसी तरह के दबाव को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई इसी तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद के धर्म से दूर रखता है। वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है और न ही राज्य किसी एक धर्म के समर्थ में है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तरों जैसी सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने का या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय,
सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। देखिए, एक लड़का है जो बोलता है सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएंगे? सर बोलते हैं नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, निजी स्कूल चाहे जो करे, सरकारी स्कूल में अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्यौहार पर सरकारी छुट्टी होती है, इसीलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। मैंने इस दृष्टि में सोचा नहीं था कि मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी त्यौहार मना सकते हैं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, हम लोग अपना मोहल्ले में तो इस त्यौहार को आयोजित कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इससे यह सीख मिलता है, इससे यह सिर्फ मिलता है, धर्मनिरपेक्षता का भाव यहाँ दिखाता है कि सरकारी स्कूल में हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं। निजी स्कूल में चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त चित्र कथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रायतः कालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म की बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे। वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो नहीं है? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरना बड़ा शौक है क्या? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम जुर्माना क्यों नहीं देगा? जुर्माना क्यों नहीं होगा? देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है। पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक मूल बुनियादी उसूल है, इसीलिए सरकार ने मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन ये गलत बात है। यदि हेलमेट क्यों पहना जाता है? हेलमेट तो सुरक्षा के लिए पहना जाता है, लेकिन एक गलत कहीं न कहीं रूढ़िबद्ध धारणा है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार ने मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। इस चित्र कथा पट में सिख युक्त परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह कि भारतीय राज्य की इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल आज़ादी से बचने के लिए राज्य ने कानून की रियायत दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए
भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा हस्तक्षेप का तरीका। इस अध्याय में पीछे छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू अपने धर्म के अन्य सदस्यों को नीची जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे इसी देश के नागरिक हैं। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों को भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता है। न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किस तरह दखल नहीं दे सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट लगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग हो, लेकिन धर्म का उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यह आदर्श वह कसौटी मुहैया करवाते हैं जिनके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्षता सिद्धांतों के अनुरूप काम करता है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अध्यायों का उल्लंघन बंद हो गया है।
बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघन की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था जरूरत बनती है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति इस्लामिक बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों का प्रतीक को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि उन देशों में आए थे जो पहले फ्रांस की उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई। उस समय उन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियों स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती है, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है। अपने आस पड़ोस की प्रचलित धार्मिक क्रियाओं को सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न प्रकार की देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में होली जैसे पर्व होता है, दिवाली जैसे पर्व होता है, सरस्वती पूजा जैसे पर्व होता है, लक्ष्मी पूजा जैसे पर्व होता है, गणेश पूजा जैसे पर्व होता है। यानी कि हिंदू धर्म में अलग अलग तरीके से पूजा किया जाता है। इसके बाद ईसाई धर्म का हो गया, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। मुसलमान धर्म में अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं। मुसलमान अपने आप को अपने हज के लिए जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं। तो इस तरह के सभी अलग अलग धर्म के लोग हैं और धार्मिक अलग अलग उनकी पूजा पाठ है। अगर किसी धर्म की लोग यह कहते हैं कि उसका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगा या नहीं? बिल्कुल दखल अंदाजी देगा। यदि किसी धर्म के लोग का यह कहते हैं कि उनका धर्म में नवजात शिशु को मारने की छूट देता है, तो गलत है। जैसे कि इतिहासों में था कि अपने पिता को मार देता था और राज्य करता था। अपने पिता को मार देता था और राज्य करता था। पुत्र जो होता था वो अपने पिता को मारकर राज्य करता था। जैसा कि अजातशत्रु के बारे में भी जानते होंगे। तो कहानी उसे पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा
इतिहास को हम इतिहास की तरफ से नहीं देखेंगे, राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान की तरफ से नहीं देखेंगे, सामाजिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान की तरफ से नहीं देखेंगे, भूगोल को भूगोल की तरफ से नहीं देखेंगे, एक कहानी की तरह से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर किसी ऐसा बताया गया। अब आगे देखते हैं, अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उसमें कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों के संबंधित, इससे क्या संकेत मिलता है? स्कूल से छुट्टी का संकेत यह मिलता है कि सरकार, इस स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसमें एक धर्म की बात नहीं की जाती है, सभी धर्मों की बात की जाती है, ईसाइयों की बात की जाती है, मुसलमानों की धर्म की बात की जाती है, हिंदुओं की बात की जाती है, तो सभी धर्मों की बात की जाती है और किसी में विविधता नहीं देखी जाती है, किसी में विविधता नहीं देखी जाती है। तो इस तरह का एक कहानी था। ये छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, वार्षिक कैलेंडर में छुट्टियां जितना दिया हुआ है तो उसमें ऐसे यह प्रतीत होता है, संकेत मिलता है कि स्कूल से छुट्टी इसलिए मिलता है ताकि आप अपना त्यौहार स्कूल में न मनाएं। एक ही धर्म के भीतर अलग अलग तरीके का दृष्टिकोण के उदाहरण दीजिए। एक ही धर्म के होते हुए भी जैसे ऊंचे नीचे का भेदभाव करते हैं, जैसा कि अमीर जो होता है वो गरीबों पर अत्याचार करता है, बल्कि वो एक ही धर्म से होता है लेकिन वो अत्याचार करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण से उदाहरण दिया जाए, धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के उदाहरण दिया जाए तो दृष्टिकोण सबका सम्मान होता है। देखा जाए तो धर्म, सभी धर्म एक ही होता है। यहां पे धर्म भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है बताया गया है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी एक दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरा था, किसी लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को न दबाएं और न तो राज्य के किसी खास धर्म के थोपे गया, न तो किसी खास धर्म के थोपा गया और न ही कोई धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद धर्म से दूर रहता है, पहला कि वह खुद ही धर्म से दूर रहता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म के समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो एक कहानी था। इस कहानी के बाद हम लोग देखते हैं कि जोर जबरदस्ती क्या होता है। जोर जबरदस्ती, इसका मतलब यह है कि किसी कोई चीज करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय के संदर्भ में यह सब राज्य जैसे किसी कानून सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से होता है। व्याख्या की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीजों को समझने की छूट होती है। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समक्ष और अर्थ खुद तय कर सकता है। हस्तक्षेप क्या होता है? प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब है कि संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाली प्रयास। हस्तक्षेप का मतलब हुआ प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब यह है कि संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास। तो एक कहानी था धर्मनिरपेक्षता की समझ। आई होप हमें लगा कि आपको ये समझ में आया होगा। सबसे जो पहला चैप्टर था तो भारत के संविधान था, दूसरा धर्मनिरपेक्षता की समझ। बहुत बहुत धन्यवाद बने लगे रहने के लिए। आप इसको ऑडियो में ही सुने
और मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ, नो बकवास, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास में ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल आपको बिल्कुल इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको आने वाले समय में कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि इसको अच्छे से सिर्फ सुनना है, सुनकर ध्यान में लगाना है कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे बताया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी एनसीईआरटी को छूना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।